हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में भौतिकी के 10 सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे और ये जो 10 सब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके टेस्ट दे लीजिएगा। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको बोलना है कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि आवर्धन किसे कहते हैं और इसका एसआई मात्रक को लिखिए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। और इस प्रश्न को अगर आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा तो ये प्रश्न आपको यहीं पे याद भी हो जाएगा। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि आवर्धन किसे कहते हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन किसे कहते हैं? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि आवर्धन किसे कहते हैं। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। आवर्धन को किससे सूचित किया जाता है? तो आवर्धन को स्मॉल m से सूचित किया जाता है। आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है, ये मात्रक विहीन होता है। जो आवर्धन होता है इसका एसआई मात्रक नहीं होता है, ये मात्रक विहीन होता है। यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई v तथा वस्तु की ऊंचाई u हो तो आवर्धन m बराबर v बट्टा u होता है। यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई v हो और वस्तु की ऊंचाई u हो तो आवर्धन m किसके बराबर होगा? तो v बट्टा u के बराबर होगा। तो ये प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि आवर्धन किसे कहते हैं और इसका एसआई मात्रक को लिखिए। तो आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर कि पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, क्यों? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, क्यों? तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई इसीलिए प्रतीत होती है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। यही कारण है कि पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा गया था कि पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, क्यों? तो पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई इसीलिए प्रतीत होती है कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यही कारण है कि पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, इसे दूर किस तरह कर सकते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि दीर्घ दृष्टि दोष क्या है और इसे हम किस तरह दूर कर सकते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि दीर्घ दृष्टि दोष क्या है। तो नेत्र लेंस का वह दोष जिसके कारण दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है तथा नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो इसे दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। तो दीर्घ दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो नेत्र का वह दोष जिसके कारण दूर की वस्तु स्पष्ट यानी साफ दिखाई देती है तथा नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, नज़दीक की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है, तो इसे हम दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष में नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो नेत्र गोलक होता है ये छोटा हो जाता है और रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बन पाता है। दीर्घ दृष्टि दोष में जो नेत्र गोलक होता है ये छोटा हो जाता है, जिसके कारण जो प्रतिबिंब होता है ये रेटिना पर नहीं बन पाता है। इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और इस दोष को दूर करने के लिए हम किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि दीर्घ दृष्टि दोष क्या है और इसे किस तरह हम दूर कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर
4 नंबर प्रश्न है कि नेत्र का निकट बिंदु किसे कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि नेत्र का निकट बिंदु किसे कहते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु बिना किसी तनाव के स्पष्ट देखी जा सकती है तो उसे नेत्र की निकटतम बिंदु कहते हैं। तो नेत्र का निकटतम बिंदु किसे कहते हैं। तो वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु बिना किसी तनाव के स्पष्ट देखी जा सकती है तो उसे नेत्र की निकटतम बिंदु कहते हैं। और मानव नेत्र की निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। और मानव नेत्र की निकटतम बिंदु कितना होता है तो 25 सेंटीमीटर होता है। तो ये भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। और एम्पियर को ए से सूचित किया जाता है। और एम्पियर को किससे सूचित किया जाता है। तो एम्पियर को ए से सूचित किया जाता है। और आई बराबर क्या होता है तो Q/T ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे आई क्या होता है तो विद्युत धारा होता है। और Q क्या होता है तो विद्युत आवेश होता है। और T क्या होता है तो समय होता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। और एम्पियर को ए से सूचित किया जाता है। और विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है तो I बराबर Q/T होता है। जिसमें I क्या होता है विद्युत धारा होता है। Q क्या होता है विद्युत आवेश होता है। और T क्या होता है समय होता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि ए मीटर तथा वोल्ट मीटर में अंतर लिखे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे ए मीटर तथा वोल्ट मीटर में आपको अंतर लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। एक बगल लिखिएगा आप लोग ए मीटर और दूसरे बगल आप लोग लिखिएगा वोल्ट मीटर और एक एक करके अंतर स्पष्ट कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं। पहला अंतर, ए मीटर किसी विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को मापता है। जो ए मीटर होता है ये किसी विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को मापता है। और इसमें देखिए वोल्ट मीटर किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है। जो वोल्ट मीटर होता है ये किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है। तो ये हो गया यहाँ पे पहला अंतर। अब हम यहाँ पे दूसरा अंतर देखेंगे। ए मीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ए मीटर को किसी विद्युत परिपथ में हम किस क्रम में जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और इसमें देख लीजिए वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और वोल्ट मीटर को किसी विद्युत परिपथ में हम किस क्रम में जोड़ते हैं तो समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। और ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे दूसरा अंतर। अब हम यहाँ पे तीसरा अंतर देखेंगे। इसका स्केल एम्पियर में अंकित होता है। जो ए मीटर होता है इसका जो स्केल होता है ये एम्पियर में अंकित होता है। और इसमें देख लीजिए इसका स्केल वोल्ट में अंकित रहता है। जो वोल्ट मीटर होता है इसका जो स्केल होता है ये वोल्ट में अंकित होता है। जबकि जो ए मीटर होता है इसका जो स्केल होता है ये एम्पियर में अंकित होता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि ए मीटर तथा वोल्ट मीटर में क्या अंतर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है तो उसे प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध किसे कहते हैं तो जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है तो उसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को R से सूचित किया जाता है। प्रतिरोध को किससे सूचित किया जाता है तो प्रतिरोध को R से सूचित किया
जाता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। सबसे कम प्रतिरोध चांदी का होता है, इसलिए चांदी विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है। और सबसे कम प्रतिरोध किसका होता है, तो चांदी का होता है, इसलिए जो चांदी होता है ये विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है तो उसे प्रतिरोध कहते हैं, और प्रतिरोध को आर से सूचित किया जाता है। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता को लिखे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता को लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता निम्नलिखित है। यहाँ पे पहला विशेषता देख लेते हैं। समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कहाँ पे बनता है, तो दर्पण के पीछे बनता है। ये हो गया पहला विशेषता। अब हम यहाँ पे दूसरा विशेषता देखेंगे। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर बनता है। तो ये हो गया दूसरा विशेषता। अब हम यहाँ पे तीसरा विशेषता देखेंगे। प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, तो सीधा बनता है। तो ये हो गया तीसरा विशेषता। अब हम यहाँ पे चौथा विशेषता देखेंगे। प्रतिबिंब आभासी होता है, इसे हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी प्रतिबिंब बनता है, और इस आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं। तो ये हो गया चौथा विशेषता। अब हम यहाँ पे पांचवा विशेषता देखेंगे। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, और समतल दर्पण में प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। तो ये भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि लेंस किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि लेंस किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि लेंस किसे कहते हैं। तो किसी पारदर्शी पदार्थ का वह टुकड़ा जो दो किसी निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है तो उसे लेंस कहते हैं। तो लेंस किसे कहते हैं, तो किसी पारदर्शी पदार्थ का वह टुकड़ा जो दो किसी निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है तो उसे लेंस कहते हैं। लेंस दो प्रकार के होता है। लेंस कितने प्रकार का होता है, तो लेंस मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं। तो वह लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारे पर पतला हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस किसे कहते हैं, तो वह लेंस जो बीच में मोटा और दोनों किनारों पर क्या हो, पतला हो, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, और जो उत्तल लेंस होता है इसकी जो फोकस दूरी होती है ये धनात्मक होती है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि अवतल लेंस किसे कहते हैं। तो वह लेंस जो बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा हो उसे अवतल लेंस कहते हैं। तो अवतल लेंस किसे कहते हैं, तो वह लेंस जो बीच में पतला तथा दोनों किनारों पर क्या हो, मोटा हो, उसे क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। और अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, तो ऋणात्मक होती है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। जब प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तित होता है तो अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को चारों ओर फैला देता है, इसीलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, तो जब प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तित होता है तो ये क्या करता है, जो अवतल लेंस होता है ये प्रकाश किरणों को चारों तरफ क्या करता है,
है, फैला देता है, इसीलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है, याद हो गया है, तो वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। अब हम आपको बताएंगे कि आपको ऑनलाइन टेस्ट कैसे देना है। तो सभी के फ़ोन में होता है क्रोम और गूगल, तो दोनों में से किसी एक को आपको क्या करना है, ओपन कर लेना है, खोल लेना है। जैसे ही आपका क्रोम या गूगल ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए एक सर्च बॉक्स दिखेगा, बस इसमें आपको लिखना है आस्क क्लास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ASK और फिर CLASS आस्क क्लास, यहाँ पे हम लिख के सर्च कर देंगे। तो जैसे ही हम आस्क क्लास लिख के सर्च करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास। तो बस इसी पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आप लोग आस्क क्लास के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है टेस्ट, यहाँ से आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं और यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको टेस्ट देना है तो इस टेस्ट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप लोग टेस्ट वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको क्या करना है, सबसे ऊपर वाले टेस्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा सबसे ऊपर वाले टेस्ट पे तो आपका टेस्ट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको नीचे आना है और यहाँ पे देखिए स्टार्ट का बटन दिख रहा है, बस इस स्टार्ट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे नाम पूछेगा, तो यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिख दीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिएगा। जैसे ही नेक्स्ट कीजिएगा यहाँ पे देखिए टोटल इस टेस्ट में 20 क्वेश्चन है और प्रत्येक का यहाँ पे 4 ऑप्शन है। आपको क्या करना है, बनाते जाना है और नेक्स्ट करते जाना है। तो यहाँ पे देखिए आम मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। बस आपको ऐसे टिक करना है, यहाँ पे रेड हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं टिक करना है, बस आपको नेक्स्ट दबा देना है बटन। उसके बाद देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था, तो आपको भी इसमें से एक ऑप्शन आपको चेक यहाँ पे टिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। तो ऐसे ही आपको टेस्ट यहाँ पे नेक्स्ट करते करते आपको क्या करना है, सभी प्रश्न यहाँ पे 20 के 20 प्रश्न बना के आपको नेक्स्ट करके सी रिजल्ट करके छोड़ देना है। उसके बाद हम आपको क्या करेंगे, रिजल्ट दे देंगे। और टेस्ट का समय क्या होता है, तो सुबह 7 बजे से लेके और 2 बजे दिन तक होता है। इसके बीच में अगर आप लोग टेस्ट दे दीजिएगा तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, अगर आप लोग इसके बीच में नहीं दीजिएगा तो आपका रिजल्ट नहीं आ पाएगा। उसके बाद देखिए अगर आपको रिजल्ट डाउनलोड करना है या PDF या नोट्स डाउनलोड करना है तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड PDF लिखा हुआ है, बस इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत दिन से अभी हम रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए बस आपको यहाँ पे देखिए हिंदी का रिजल्ट बस आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पे रिजल्ट आपका डाउनलोड हो जाएगा, या पढ़ाई वाला जो PDF होता है हम यहीं पे दे देते हैं, तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।